नमस्कार सभी मित्रों। ये एक सत्य है कि मानव नियमों की खोज करता है, ना कि उनका आविष्कार। ये विज्ञान की प्रकृति और ब्रह्मांड की वजह से है। गुरुत्वाकर्षण, ज्यामिति, पाइथागोरस प्रमेय, जैविक विकास, विद्युत चुंबकत्व के नियम या ऊर्जा संरक्षण जैसे नियम पहले से ही मौजूद है। ये प्रकृति के संचालन को नियंत्रित करने वाले मौलिक आधार हैं। निरीक्षण, अध्ययन और व्याख्या के माध्यम से मानव प्रत्येक समस्या की प्रकृति में गहराई से उतरता है, जिससे बल्ब, कंप्यूटर, विभिन्न प्रकार के इंजन या मशीनों जैसे आविष्कार उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक घटनाओं का उपयोग करके आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। ये सूत्र इतने प्रभावी हैं कि वे न केवल पृथ्वी या सौर मंडल के ग्रहों पर लागू होते हैं, बल्कि ब्रह्मांड के सभी खगोलीय पिंडों पर भी। इसका कारण ये है कि ब्रह्मांड सुसंगत सिद्धांतों के अनुसार संचालित होता है और ये सिद्धांत गणित द्वारा नियंत्रित होते हैं। लेकिन गणित जैसी अमूर्त चीज़ जो हमारे मस्तिष्क में ही अस्तित्व में लगती है, ब्रह्मांड की व्याख्या इतनी अच्छी तरह कैसे कर सकती है? 19वीं शताब्दी में खगोलविदों ने देखा कि यूरेनस की कक्षा में असामान्य विचलन थे, जो पूर्वानुमानों से मेल नहीं खाते थे। 1846 में दो खगोलविद उर्बेन लेवेरिया और जॉन काउच एडम्स ने न्यूटन के सूत्रों का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से एक पूरी तरह नए ग्रह की खोज की। नेपच्यून यूरेनस की कक्षा के बाहर स्थित है। ये प्राकृतिक घटनाओं का उपयोग करने के लिए गणित का उपयोग करने का एक अत्यंत प्रेरक उदाहरण है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता 1963 यूजीन विग्नर, जिन्होंने परमाणु अंतरक्रियाओं में संरक्षण और समरूपता के नियमों पर काम किया, ने कहा कि गणित कभी-कभी इतना प्रभावी होता है कि ये तर्कहीन लगता है। विग्नर का ये विचार आज भी दार्शनिक बहसों में जीवित है, जहां वैज्ञानिक चर्चा करते हैं कि गणित की ये अतर्कसंगत प्रभावशीलता ब्रह्मांड की गहन संरचना को दर्शाती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अनंत, गैर चक्रीय। 2025 तक कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने दशमलव के बाद 314 ट्रिलियन अंक खोज लिए हैं, जो 2024 के 105 ट्रिलियन के रिकॉर्ड को पार करता है। लेकिन पाई इतना विचित्र क्यों है? ये क्यों हमेशा के लिए फैलता रहता है बिना किसी चक्र के? सब कुछ एक रहस्यमय संरचना में निहित है, वो है वृत्त या गोला। प्राचीन संस्कृतियों जैसे मिस्र या बेबीलोन में वृत्त और गोला रहस्यमयी संरचनाएं मानी जाती थीं, जिनका क्षेत्रफल या परिधि सटीक रूप से गणना करना बहुत कठिन था। उस समय गणित विकसित नहीं था और गणना मुख्य रूप से मोटे उपकरणों जैसे रस्सी और पैमाने पर आधारित थी, जो सटीक नहीं थे। ऐतिहासिक प्रमाण दिखाते हैं कि लगभग 2000 से 1600 ईसा पूर्व बेबीलोनियों ने पाई का मूल्य लगभग 3.125 पाया। प्राचीन मिस्रियों के लिए 1650 ईसा पूर्व के आसपास पाई का मूल्य लगभग 3.16 था। इस 3.16 को पाने के लिए मिस्रियों ने पूरी तरह से व्यावहारिक मापों पर आधारित गणना की। 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक ग्रीक गणितज्ञ आर्किमिडीज को पाई की सटीक गणना के लिए सख्त गणितीय विधियों का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने षटभुज बहुभुज को वृत्त में बदलकर उसे अधिक भुजाओं में विभाजित किया, 6 से 12, 24, 48 और अंत में 96 भुजाएं। इस विधि ने आर्किमिडीज को पाई को अपेक्षाकृत सटीक 1429 तक पहुंचाया। वास्तव में आर्किमिडीज की गणना के अनुसार वृत्त की परिधि बहुभुज की परिधि है। जितनी अधिक भुजाएं, पीआई उतना सटीक। गणितीय रूप से ये विधि इतनी प्रभावी थी कि 1000 वर्षों से अधिक समय तक वैज्ञानिकों और दार्शनिकों द्वारा उपयोग की जाती रही। चीन में 5वीं शताब्दी ईस्वी में वैज्ञानिक जू चुंगची ने पीआई को दशमलव के बाद 6 अंकों तक सटीक पाया, बहुभुज विधि से। लेकिन उन्होंने 12,288 भुजाओं तक गणना की, जो आर्किमिडीज की 96 भुजाओं से विशाल छलांग थी। 1400 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद माधव को पीआई की गणना के लिए अनंत श्रृंखला का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। 1674 में गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज ने माधव की तरह अनंत श्रृंखला से पीआई की गणना की, लेकिन ये एक स्वतंत्र विकास था, न कि उत्तराधिकार। 1768 में जोहान हेनरिक लैम्बर्ट ने सतत भिन्न विधि का उपयोग करके सिद्ध किया कि पीआई अपरिमेय है, अर्थात इसे भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये प्रमाण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जो पुष्टि करता है कि पीआई के दशमलव भाग अनंत और गैर दोहराव वाला है और पीआई की सटीक गणना लगभग असंभव है। 1873 में विलियम शैंक्स ने हाथ से 707 दशमलव अंक पाए, लेकिन 528वें अंक से गलत थे। 1882 में फर्डिनेंड वॉन लिंडेमैन ने सिद्ध किया कि पीआई ट्रांसेंडेंटल है, अर्थात ये किसी बहुपदीय समीकरण का मूल नहीं है। फिर आधुनिक कंप्यूटरों का युग आया। 1949 में एनईआई कंप्यूटर ने दशमलव के बाद 2037 अंक पाए। इस तरह जैसे जैसे कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अधिक परिष्कृत होती गई, अधिक अंक खोजे
गए और 2025 का 314 ट्रिलियन अंकों का रिकॉर्ड निश्चित रूप से नहीं रुकेगा। हाल ही में 2024 में स्ट्रिंग थियरी से पीआई की एक नई फॉर्मूला की आकस्मिक खोज हुई और 2025 में क्वांटम मैकेनिक्स से एक उन्नत पीआई फॉर्मूला आई जो जटिल गणनाओं को अनुकूलित करती है और वैज्ञानिक सटीकता को नया आकार देती है। मानव इतिहास के दौरान वृत्त के मूल्य की गणना हमेशा पीआई को अधिक सटीक बनाने से जुड़ी रही है। वृत्त या गोला ब्रह्मांड में बहुत सामान्य संरचनाएं हैं। वे सरल लगती हैं लेकिन एक बड़ा रहस्य छिपाती हैं। यदि कोई पूछे कि गोलाकार इतना रहस्यमय क्यों है, तो उत्तर है कि ब्रह्मांड में पूर्ण वृत्त या गोला मौजूद नहीं है। गणित में वृत्त एक समतल पर सभी बिंदुओं का संग्रह है जो केंद्र से समान दूरी पर है। गोला भी वैसा ही है लेकिन त्रिविमीय अंतरिक्ष में। इस परिभाषा के अनुसार वृत्त और गोला आदर्श पूर्ण संरचनाएं हैं, अर्थात वे केवल गणित में पूर्ण हो सकती हैं। भौतिक रूप से ब्रह्मांड में पूर्ण वृत्त या गोला नहीं है। ग्रह, तारे, ब्लैक होल सब अपूर्ण है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर सबसे गोल सिलिकॉन गोला 1 किलोग्राम वजन का अपवाद नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रयोगशालाओं द्वारा निर्मित और परीक्षित है। इसकी सतह को अत्यंत उच्च सटीकता से पॉलिश किया गया है। आदर्श गोले से केवल 0.3 नैनोमीटर का विचलन। हालांकि यदि इसे 0 विचलन तक परिष्कृत किया जाए तब भी यह पूर्ण गोला नहीं होगा, सरल कारण से कि ब्रह्मांड में पूर्ण गोला या वृत्त संरचना मौजूद नहीं है। इसका कारण यह है कि पदार्थ की सतह स्वाभाविक रूप से अपूर्ण है। परमाणु और अणु जब जुड़ते हैं तो वे पूर्णतः सपाट सतह नहीं बनाते। सूक्ष्म स्तर पर पदार्थ अत्यंत उबड़-खाबड़, असंबद्ध और असमान है। यहाँ तक कि यदि किसी अकल्पनीय तरीके से आप सभी परमाणुओं को पूरी तरह से संरेखित करें तब भी गोला अपूर्ण होगा, क्योंकि क्वांटम स्तर पर गहराई से देखें तो कण निरंतर गतिमान है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों में उतार चढ़ाव करते हैं। मूल रूप से वे कभी स्थिर नहीं रहते। इन कारणों से भौतिक दुनिया में पूर्ण गोला या वृत्त संरचना नहीं है। तो क्या यही कारण है कि पीआई अनंत है? उत्तर नहीं है। पीआई एक गणितीय मूल्य है। ये अपरिमेय, अनंत, गैर चक्रीय है। पीआई की अनंतता हर गणना को 100% सटीक नहीं बनाती जिसमें पीआई का उपयोग होता है। अर्थात वृत्त और गोले के मूल्यों की गणना कभी 100% सही नहीं होगी क्योंकि पीआई स्वयं अपूर्ण है। तो पीआई के अनंत होने का वास्तविक कारण क्या है? ये क्यों नहीं रुकता? समतल यूक्लिडियन अंतरिक्ष में एक आदर्श अंतरिक्ष जहां कोई वक्रता नहीं है, जहां शास्त्रीय ज्यामिति के नियम बिना किसी त्रुटि के लागू होते हैं, वहां वृत्त आदर्श संरचना के रूप में मौजूद है। ये एक निरंतर रेखा से बनता है जहां उस निरंतर रेखा पर हर बिंदु केंद्र से त्रिज्या के बराबर सटीक दूरी पर है। इस मामले में पाई एक स्थिरांक के रूप में प्रकट होता है जो उस आदर्श वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को परिभाषित करता है। एक बार पाई स्थिरांक होने पर यह हमेशा अपरिवर्तनीय है, चाहे वृत्त बड़ा हो या छोटा, व्यास लंबा हो या छोटा। वास्तव में हम नहीं जानते कि पाई परिमेय क्यों नहीं है। गणित में ये स्वाभाविक रूप से वैसा है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ असंबद्ध रूप से विभाजित है, बिना निरंतरता या प्रवाह के। हालांकि वृत्त एक निरंतर रेखा से बनता है, पूर्ण समरूपता वाले बिंदुओं की एक श्रृंखला जो पूर्णतः निरंतर है। ये दिखाता है कि गणित, भौतिकी या वास्तविकता के विभिन्न दृष्टिकोणों में विरोधाभास मौजूद हैं। शायद ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को इतनी सटीक नियमों से व्यक्त करने की आवश्यकता है जो परिमित संख्याओं की अभिव्यक्ति क्षमता से अधिक है, और केवल गणित ही उस पूर्णता का वर्णन कर सकता है। भौतिक दुनिया में पूर्णता की हर अवधारणा केवल आदर्शीकरण है। अब एक और प्रश्न है, यदि पाई के दशमलव के बाद अनंत अंक हैं तो गणनाओं में कितने अंकों का उपयोग करके सटीकता सुनिश्चित करें? उत्तर है कि बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं है। सामान्य पैमाने की सरल गणनाओं में दशमलव के बाद 10 अंक पर्याप्त हैं। बड़े पैमानों जैसे पृथ्वी की परिधि के लिए 15 अंक पर्याप्त हैं, जहां त्रुटि एक परमाणु के व्यास के बराबर होती है। यहाँ तक कि दृश्यमान ब्रह्मांड की परिधि के लिए 40 अंक पर्याप्त हैं, जहां त्रुटि हाइड्रोजन परमाणु के व्यास के बराबर होती है। पाई की विचित्रता के अलावा एक और संख्या उतनी ही विचित्र है, वो है फाई, जो प्रकृति और गणित के स्वर्ण अनुपात का प्रतिनिधित्व करती है। पाई की तरह स्वर्ण अनुपात भी एक स्थिरांक है, अपरिमेय, अनंत, गैर चक्रीय, लगभग 1.618033 आदि। इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा अंतर ये है कि पाई केवल वृत्त या गोले से संबंधित मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्वर्ण अनुपात प्रकृति और ब्रह्मांड की लगभग हर संरचना में प्रकट होता है। 2600 ईसा पूर्व से मिस्रियों को पिरामिड डिजाइन में स्वर्ण अनुपात का उपयोग करने वाला माना जाता है, क्योंकि पिरामिड की ऊंचाई और आधार के अनुपात लगभग 1.618 है। हालांकि कोई दस्तावेज सिद्ध नहीं करता कि मिस्रियों ने स्वर्ण अनुपात को समझा था, लेकिन इसे संयोग मानना कठिन है। प्राचीन ग्रीस में कई मतों के अनुसार पाइथागोरियन स्कूल के गणितज्ञों और दार्शनिकों ने अपने अध्ययनों में स्वर्ण अनुपात को पहचाना। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। स्वर्ण अनुपात के लिए फाई का नाम एक ग्रीक मूर्तिकार और चित्रकार के नाम पर रखा गया, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जीवित थे। माना जाता है कि उनके कार्यों में सौंदर्य की सामंजस्यता स्वर्ण अनुपात के कारण थी, लेकिन ईमानदारी से इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उसके बाद 100 वर्ष से अधिक यूक्लिड को स्वर्ण अनुपात का गणितीय वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है, लेकिन उन्होंने इसे स्वर्ण अनुपात नहीं कहा, बल्कि एक रेखा के अत्यंत और मध्य अनुपात में विभाजन कहा।
13वीं शताब्दी की शुरुआत में इटालियन गणितज्ञ फिबोनाची ने एक श्रृंखला बनाई जहां प्रत्येक संख्या पिछली दो की योग होती है। आज हम इसे फिबोनाची श्रृंखला कहते हैं, जो स्वर्ण अनुपात का संख्यात्मक रूप है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्वर्ण अनुपात लियोनार्डो दा विंची की कला और वास्तुकला में मानक बन गया। तब से अब तक गणित, कला या वास्तुकला के अलावा हम देखते हैं कि स्वर्ण अनुपात प्रकृति और ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। उदाहरण के लिए शंख की सर्पिल रेखा मिल्की वे और अन्य आकाशगंगाओं की सर्पिल भुजाओं से मेल खाती है। प्रकृति में पत्तियों की व्यवस्था 137.5 डिग्री से अनुकूलित होती है। ये स्वर्ण अनुपात का परिणाम है, क्योंकि 360 डिग्री को फाई के वर्ग से विभाजित करने पर 137.5 डिग्री मिलता है। जब पत्तियां तने के चारों ओर उगती हैं तो अगली पत्ती पिछली से 137.5 डिग्री दूर होती है। ये स्थान और प्रकाश का अनुकूलन सुनिश्चित करता है, जिससे पौधा बेहतर प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। फिबोनाची श्रृंखला के बारे में यदि आप सूरजमुखी का फूल देखें तो दक्षिणावर्त और वामावर्त सर्पिलों की संख्या अक्सर 34 और 55 या 55 और 89 होती है। ये फिबोनाची संख्याएं हैं। यदि अगली संख्या को पिछली से विभाजित करें तो अनुपात लगभग 1.618 होता है और लगातार बीजों के बीच का कोण 137.5 डिग्री है। ये व्यवस्था सीमित क्षेत्र में स्थान का अनुकूलन सुनिश्चित करती है। यही चीज़ अन्य फलों जैसे पाइन कोन या अनानास में पाई जाती है। यदि कला, वास्तुकला या गणित में स्वर्ण अनुपात जानबूझकर व्यवस्था है तो प्रकृति में ये एक अंतर्निहित सिद्धांत है। हम नहीं कह सकते कि पौधों ने इसे जानबूझकर बनाया, बल्कि ये प्रकृति का हिस्सा है जिसमें गहन गणितीय तर्क छिपा है। जीवन के लिए डीएनए सबसे मौलिक संरचना है और ये भी कुछ हद तक स्वर्ण अनुपात से बनती है। 2016 में अमेरिका के टेम्पल विश्वविद्यालय के एक शोध समूह ने परमाणु बल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके डीएनए के भौतिक पैरामीटर मापे। परिणाम दिखाते हैं कि एक पूर्ण सर्पिल की लंबाई लगभग 34 एंगस्ट्रॉम है, जबकि चौड़ाई लगभग 21 एंगस्ट्रॉम। ये अनुपात लगभग 1.618 है, जो स्वर्ण अनुपात से मेल खाता है। लगातार आधार जोड़ों का सर्पिल कोण 137.4 डिग्री है, जो स्वर्ण अनुपात के कोण से लगभग मेल खाता है। निश्चित रूप से इस शोध पर कई विरोधी मूल्यांकन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्वर्ण अनुपात का अतिरंजित चित्रण है, क्योंकि 137.4 डिग्री का सर्पिल कोण व्यापक रूप से पुष्टि नहीं हुआ है। हालांकि लंबाई और चौड़ाई के अनुपात को कई पूर्व शोधों ने सटीक पुष्टि की है। इस प्रकार कम से कम हम डीएनए की संरचना में स्वर्ण अनुपात की छाया देख सकते हैं, जो जीवन की सबसे मौलिक संरचना है। 2025 के हालिया शोधों में डीएनए संरचना और कोडॉन जनसंख्या में स्वर्ण अनुपात की पुष्टि हुई है, जो जीवन के हर स्तर पर फाई का अनुसरण दिखाती है। यदि आप इन बातों पर विश्वास नहीं करते तो इसे संयोग मान लीजिए। विपरीत दिशा में आप इसे स्वर्ण अनुपात का अभिव्यक्ति मान सकते हैं। प्रकृति के बारे में हमारा ज्ञान अभी बहुत सीमित है, लेकिन हम इनकार नहीं कर सकते कि स्वर्ण अनुपात वास्तव में ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित एक सिद्धांत है। वीडियो की शुरुआत के प्रश्न पर वापस, गणित ब्रह्मांड का वर्णन इतनी अच्छी तरह क्यों कर सकता है? क्या गणित प्रकृति का नियम है या केवल हमारे सिर में अमूर्त सिद्धांत? ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि गणित मूल रूप से प्रकृति के नियमों का हिस्सा है, लेकिन मानव गणित को इतना परिष्कृत विकसित कर सकता है कि दुनिया की केवल एक छोटी आबादी इसे समझ सकती है। ईमानदारी से मुझे खुद ये बातें समझ नहीं आती, लेकिन मैं इसकी जादुईता महसूस कर सकता हूँ। पीआई वृत्त अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है या फाई स्वर्ण अनुपात का। प्रकृति में अभी भी कई अन्य स्थिरांक छिपे हैं। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, प्लैंक स्थिरांक, प्रकाश की गति स्थिरांक, अल्फा संरचना स्थिरांक, एवोगाड्रो स्थिरांक आदि आदि। आइंस्टाइन ने कहा था कि कुछ स्तर पर शुद्ध गणित अपनी निश्चितता के साथ उस वास्तविकता से श्रेष्ठ लगता है जिसे हम निरीक्षण कर सकते हैं। ये वास्तव में एक रहस्य है। भौतिकी का प्रयास गणित का उपयोग करके ब्रह्मांड को दृश्यमान बनाना है, और ये एक अत्यंत कठिन चुनौती है। आइंस्टाइन ने सब कुछ का सिद्धांत की खोज में बहुत समय बिताया। आज कई भौतिकीविद भी उस महत्वाकांक्षा को रखते हैं, लेकिन गोडल का अपूर्णता प्रमेय दिखाता है कि वनवाद सिद्धांत लगभग असंभव है, क्योंकि गणित में आंतरिक सीमाएं हैं जो इतनी विरोधाभासी हैं कि मानव उन्हें समझ नहीं सकता। और क्वांटम भौतिकी जितनी गहराई में जाती है उतनी ही जटिल लगती है। ये जटिलता कभी कभी मानव मस्तिष्क की क्षमता से अधिक होती है। प्रश्न के लिए कि गणित इतना अतर्क संगत रूप से प्रभावी क्यों है? उत्तर केवल ये हो सकता है कि ब्रह्मांड न केवल गणित द्वारा वर्णित है, बल्कि ब्रह्मांड खुद एक गहन गणितीय संरचना है, एक प्रकार का कोट स्रोत जो बनवत के संचालन को नियंत्रित करता है। हमारे जीवन को देखें, गणित हर क्षेत्र में प्रभुत्व करता है। आविष्कारों, मशीनों से मौसम पूर्वानुमान या अंतरिक्षयान तक, सब हजारों वर्षों के इतिहास से निकले गणितीय सूत्रों का सार है। संगीत में गणित छिपा है, जीवन में गणित छिपा है, और ब्रह्मांड की अनंतता भी गणित है। ये इतना स्पष्ट है कि हम समझ नहीं सकते कि गणित इतना अतर्क संगत रूप से प्रभावी क्यों है। अंत में ये वीडियो अनंतता वाले पिछले वीडियो की तरह है। ये मेरी विशेषज्ञता से बाहर के ज्ञान है, वे बहुत अमूर्त और गहन है। इससे तर्क और उदाहरण कभी कभी अपूर्ण या वास्तव में संतोषजनक नहीं होते। यदि आपके पास सुझाव है तो टिप्पणी अनुभाग में छोड़ें।